आज के इस जनसभा में और चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे छोटे भाई श्री त्रिलोक जम्वाल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे पूर्व सांसद पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश चंदेल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हंसराज ठाकुर जी, जिला की उपाध्यक्षा श्रीमती नीना कौशल जी, जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा भुवनेश्वरी लुम्बा जी, हमारे कृष्णलाल चंदेल जी एससी मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे कर्नल रुपेंद्र जी जिला संयोजक पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, पूर्व मंडल अध्यक्ष कैप्टन जिंदूराम जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामलाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर जी, पंचायत के उप प्रधान श्री राकेश जी, हमारे ग्राम केंद्र प्रमुख सदाराम ठाकुर जी, बलवंत चंदेल जी, भंडारी राम जी, पुरुषोत्तम राम जी, सोहन सिंह जी, नेक राम जी, जीत राम जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं यहाँ आया हूं तो नार सिंह गज्जिए को नमन करते हुए, श्री नैना देवी माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब कंदरौर में आया तो बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि इस जगह से मेरा संबंध कुछ विशेष है और मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दृष्टि से आने का मौका कि कर्म भूमि की गंगोत्री कंदरौर ही है, जहां मुझे आज से 36 साल पहले लेखराम जी लेकर के आए थे। उस समय हमारे ओम प्रकाश जी प्रधान होते थे, जीत राम जी कार्यकर्ता होते थे, बलवंत जी होते थे। सब लोगों ने मिलकर के उस समय एक कंदरौर के आंदोलन में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं याद कर रहा था प्रकाश जी की उन दिनों माता जी जिंदा थी और पिताजी भी जिंदा थे, तो वो हमको हमारी चिंता भी करते थे और आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी हम सब लोग को करते थे। शुभकर्ण जी की दुकान में दिन में 10-10 बार चाय पीना, आंदोलन को चलाना, तो इसलिए कंदरौर के साथ बहुत पुरानी यादें, 36 साल पुरानी यादों को मैं ताजा कर रहा था। और आप लोगों ने जो साथ दिया वो कभी भूल नहीं सकता और उसी को लेकर के आगे चलने का हमने प्रयास किया। मित्रों, आज चुनाव की बेला है। त्रिलोक जम्वाल जी ने आपके सामने सारी बातें बहुत तफसील से रखी है और बहुत तरीके से उन्होंने सारी बातों को रखा है। मैंने कई चुनाव लड़े, आप लोगों ने एक बार नहीं बारंबार मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मुझे बहुत बड़ा बनाया और इसलिए आपका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। आपका प्यार मैं कभी, जिसे मैं संजो के रखता हूं, उसे बारंबार याद करके ताकत प्रदान होती है, जिसको लेकर के मैं जनता की सेवा में कि चुनाव के जब मौके आते हैं तो बहुत सी बातें भ्रमित करने के लिए लोग कहने का, रचने का प्रयास करते हैं। मैं जब पहली बार आया तो बोला, ये तो बार ला, ये तो आया ही नहीं थी, किसी मिलना, किसी तोड़ना, दिल्ली जाना, यहां तक कह दिया कि इसका तो घर ही नहीं है। वो भी हमने देखा, वो भी दौर देखा। आप लोगों ने जनता को समझाया कि यहीं का है जगत प्रकाश, यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा। फिर कहने लगे ये पारला है, वारला चाइंदा। अब ये सतलज भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जैसे बन गया।
वो भी हमने दौर देखा, वो भी हमने सुना, वो भी हमने समझा। फिर कहने लगे कि गाँव च किसी कुण जानना, गाँव च किसी जाना, किसी चलनी होना इससे। मैंने कहा एक बार मौका दो, तुम सबसे ज्यादा तेज चलूंगा और पूरी पहाड़ी नाप दूंगा, ये भी ध्यान रखना। तो आपने हमको आशीर्वाद दिया। फिर मैंने पहाड़ियां चढ़ी, देखी, घूमी फिरी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब चुनाव आता है तो भ्रम जाल फैलाया जाता है, और कई बार हम इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं, और इस भ्रम जाल के कारण जो मूल मुद्दा है उससे हम भटक जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। देखो, बहुत मुश्किल से लक्ष्मी जी को मना के और दुर्गा जी की तपस्या करके पूरी ताकत बिलासपुर लेके आया हूं। आसान काम नहीं होता। ये आप अगर सोचते हो कि ऐसे ही आ जाता है, ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता। 70 साल गुजर गए आजाद, 75 साल गुजर गए आजादी के। आपने भी देखा, हमने भी देखा। कौन पूछता था हमें? किस भाव डालते थे हमारी कीमत? यहां प्रधानमंत्री उस समय पॉलिटिकल टूरिज्म में आया करते थे। गर्मी का मौसम आया तो आ गए, कभी यहां की चिंता नहीं की, कभी यहां के बारे में सोचा नहीं। और आप और हम प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे, जब प्रधानमंत्री आए थे, यानी एक ऐसा ओकेजन हो जाता था जैसे प्रधानमंत्री कभी आए हो। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर पुकार पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं, ये हमको समझना है। इसलिए मित्रों, मिट्टी अगर अपना हक अदा नहीं करती तो फल कितने भी लगे हो, पौधा सूख जाता है। मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ेगा। और 12 तारीख वो समय है जब मिट्टी अपना हक अदा करेगी। और इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं। बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन उसको समझने की जरूरत होती है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि भैया, ये 130 करोड़ का देश 2 साल पहले कोरोना में लॉकडाउन लग गया, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आ गई। आज अमेरिका खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज यूरोप खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज जर्मनी खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज इंग्लैंड नहीं खड़ा हो पा रहा है। प्रधानमंत्री 6 हफ्ते में बदल रहे हैं, और यहां मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश 2 साल के बाद फिर से अपने पांव पर खड़ा होकर के आत्मनिर्भर होकर के चलता है। और ये आत्मनिर्भर भारत कितनी बड़ी पहचान। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, देखो, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैंने बताया आपको, टेटनस की दवा भारत में आने में 25 साल लग गए। ट्यूबरक्लोसिस की दवा भारत में आने में 28 साल लग गए। जापानी बुखार की दवा आने में भारत में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में बन चुका था, 2006 में भारत में पहुंचा। पोलियो की दवा को भारत में आने में 30 साल लग गए। हम मानते थे, जब दुनिया के पास ये दवा आ जाती थी तो बोलते थे चलो भारत को भी दे दो, चलो भारत को भी दे दो। और तब हम कहते थे पल्स प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, और हम उसको पूरा करते थे। यहां जनवरी 2020 को, जनवरी के 20 तारीख को पहला केस कोरोना का आया। अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत ने दे दी। ये आत्मनिर्भर भारत है। अभी तक अमेरिका में सबको वैक्सीन नहीं लगी है, और भारत में 219 करोड़ डोज, डबल डोज विथ बूस्टर लगा करके मास्क हमारे से उतर चुका है और हम खड़े हो गए हैं। ये स्वास्थ्य का कवच मोदी जी ने दिया। ये है आत्मनिर्भर भारत। इसको हमको समझना पड़ेगा। आज कितना अंतर आ गया। आपको मालूम है, हमने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचा दी है। 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दे दी है।
भारत लेने वाला नहीं, अब देने वाला भारत बन गया। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये जो आपके मोबाइल में चिप लगा होता है ना, इस मोबाइल के चिप का हम मेकर हो गए हैं, बायर नहीं है। अभी हम बनाते हैं और दुनिया को देते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गया भारत मोबाइल में। घर घर जो आप लोग मोबाइल लेकर के, हर व्यक्ति अपना मोबाइल लेकर के चलता है, वो मोबाइल दुनिया में नंबर 2 पर हम खड़े हो गए। इस्पात, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। आपने देखा हम डिफेंस का सामान खरीदते थे, आज डिफेंस में हम सामान बेच रहे हैं, दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं, और 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। और ये 2 साल के कोरोना के बीच में हुआ, ये हमको समझना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि अब भारत एरोप्लेन बनाने वाला है, भारत बनाने वाला है, मोदी जी के नेतृत्व में। अगर हम किसानों की बात करें तो किसान के सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए रखा गया। 93,000 करोड़ रुपए। अगर हम किसानों की बात करें तो हर 3 महीने पर 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री जी पहुंचा रहे हैं और उसके किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 27,000 करोड़ था। आज एग्रीकल्चर का साल का बजट 1,24,000 करोड़ है। ये अंतर। और ये किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को बताइए राशन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये काम करके गरीब जनता को, अति गरीबी से भारत निकल गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि अब भारत में अति गरीबी समाप्त हो गई, क्योंकि मोदी जी ने हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दिया और कोई भूखा न सोए इसका इंतजाम कर दिया। इसलिए मित्रों, अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करूं तो हिमाचल से ज्यादा कौन जानता है। वीर भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, हर परिवार से कोई ना कोई फौजी बेटा है। आप बताइए, पहले जब कोई बॉर्डर पर अटैक होता था तो क्या होता था? अगर पुंछ में हुआ तो एक चिट्ठी जाती थी नगरोटा वाला लिख करके भेजता था उसको चंडी मंदिर वाला लिख करके भेजता था दिल्ली, और दिल्ली बोलती थी इंतजार करो। यहां हमारे बैठे हैं फौजी भाई, आप सबको पता होगा, हमारे रुपेंद्र जी बैठे हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से काम होता था। आज मोदी जी के आने के बाद साफ कह दिया गया है, इत्तला बाद में देना, दुश्मन को पहले मार के आना, इस तरीके की व्यवस्था करना। ये अंतर आ गया, इसको हमको समझना होगा, जानना होगा। उसी तरीके से अगर हम बताएं तो कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन पाकिस्तान की जो सेंटर्स चल रहे थे टेररिस्टों के ट्रेनिंग के, सारे ध्वस्त कर दिए और ऐसी चोट मारी कि पाकिस्तान भी नहीं बोल पाया कि यह चोट लगी, बोला हमारे तो सही नहीं, हम तो जानते ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सुरक्षा के लिए सब स्पष्ट संदेश दिया। बहुत अंतर आ गया। अभी यूक्रेन में मेरे यहां से भी शायद 400 से ज्यादा बच्चे थे, कुल मिलाकर के 32,000 बच्चे थे। ये 32,000 बच्चों को लाना था। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, मुझे बताया कि जो ये बच्चे हैं इनके एड्रेसेस नोट करो और घरों में इनके आदमी को, अपने कार्यकर्ताओं को भेजो और माँ बाप को हौसला दिलाओ कि आपका बच्चा सुरक्षित वापस आएगा। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा। हम लोग 2-2 बार 3-3 बार घर में ढांढस बनाए। मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, अपने ज़ेलेंस्की को फोन किया, युद्ध रुकवाया और भारत के बच्चों को सेफ निकाल करके 114 फ्लाइट्स में उनको भारत को सुरक्षित पहुंचाया। ये भी हमने देखा। और तो और दूसरे देश के भी बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तर गए, वो भी आ गए, उन्होंने भी सुरक्षित पहुंचने का काम किया। तो ये हमको समझना होगा कि आज किस तरीके से देश चल रहा है और किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 25 लाख करोड़ रुपए लोगों के बैंक के खाते में मोदी जी ने पहुंचा दिया।
एक समय में एक प्रधानमंत्री बोलता था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा पता नहीं किस हाथ में फंस जाता है। और एक तरफ शिमला में आकर 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा देते हैं। ये भारत का बलीता है। ये सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश को मजबूती दी है और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को प्यार दिया है, उसको संभाल के रखना ये हमारा काम है और यही 12 तारीख का नतीजा बताएगा। इसको समझो, वारला पारला ऊंचा नीचा नहीं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात करना चाहूंगा। यहां आया हूं, आप बताइए क्या बोलते थे सब लोग? कुछ नहीं होना बिलासपुर आदमी, कुछ नहीं होना, कोई नहीं देखदा जी थी, कोई नहीं देखदा। आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और मैं जब आया था तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये आलेखट पुल का शिलान्यास किया था 71 में, वो भी आंदोलन के बाद। और उसके पौवे 94 में 93 में जब मैं एमएलए बना तब तक उसके पौवे नहीं निकले थे। 71 का शिलान्यास 93 तक, वहां से ये यात्रा विकास की शुरू हुई। 98 में ये पुल बना करके दिया। ये पतली सी पगडंडी होती थी, आजकल आपको इस रोड को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। इतनी बड़ी हैवी ट्रैफिक हो गई। कैसे हुआ? शहर बस गया, कोई आता नहीं था यहां। आज ये शहर बस गया। कैसे बस गया? ये इसलिए बसा क्योंकि विकास के बात को ध्यान में रख करके काम शुरू हुआ, तब जाकर के ये विकास हुआ। और विकास की बातें मैं कहां तक बताऊं? ये बंदला का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, देखो मैं डबल इंजन की सरकार समझाना चाहता हूं डबल इंजन का अर्थ क्या होता है। और मैं इसीलिए बोलता हूं, कभी छोटी बात में मत आना मित्रों। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, राजनीति में अर्जुन की आंख की तरह मछली की आंख पर नजर होनी चाहिए, और वो कमल का फूल है, उसी को दबाना, वही हमारा काम है। मैं आपके सामने बताता हूं, धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं उनका मंत्री था। मैंने धूमल जी से कहा, धूमल जी बिलासपुर में कोई कॉलेज नहीं आया, आप सब जगह कॉलेज दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बिलासपुर को नहीं मिला। उन्होंने बोला क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा कुछ भी दीजिए। बोले कल तक तुम भी सोच के बताओ। मैंने उनको बताया कि एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, कोल डैम बन रहा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकता है, देश का एकमात्र कॉलेज। उन्होंने कहा डन। अफसरों को बुलाया, मैंने उनको कॉन्सेप्ट भी बताया, सारे कॉन्सेप्ट रखे गए और एक एमओयू साइन हुआ। किसके बीच में? एनटीपीसी, एनएचपीसी और हिमाचल की सरकार, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। बोले जगह कहां दोगे? मैंने कहा बंदला में बहुत जगह है, सरकारी जमीन है, अलग से खोलेंगे, खुला खुलेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया, एमओयू साइन हो गया। 2012 में हमारी सरकार चली गई, मैं दिल्ली चला गया और हमारी सरकार यहां चली गई। 2012 से 2017 तक, जिसमें मैं 2014 में राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट भी बन गया, मैंने वहां भी लोगों से बातचीत की। वीरप्पा मोइली होते थे पावर मिनिस्टर उस समय, और उनसे मैंने कहा ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। और वीरप्पा मोइली ने मुझे कहा आई वॉन्ट टू ओपन इट, मैं खोलना चाहता हूं, बट योर वीरभद्र डज नॉट वॉन्ट, आपके वीरभद्र नहीं चाहते। व्हाट कैन आई डू? टॉक टू हिम। मैंने कहा नीदर वीरभद्र विल बी देयर नॉर यू विल बी देयर, बट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज विल कम, यू रिमेंबर दिस। और बाली साहब टेक्निकल मिनिस्टर बन गए, यहां से उठा करके नगरोटा ले गए, क्लासें वहां शुरू कर दी। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? देखो, जब हम कमजोर होते हैं तो कोई भी हमारा गिरेबान में हाथ डाल देता है। याद रखो, ये मैं बार बार लोगों को बोलता हूं। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं मिंजो क्या मिले। मैं सबको बोलता हूं, ये जमीनों की कीमत ऐसी बढ़ रही है क्या? ये 2-2 मिनट में आप जगह पर पहुंच रही है, ऐसी हो रहा है क्या? ये सबके घरों में बाथरूम हो गया और बाथरूम में 24 घंटे पानी आ गया, ये ऐसी हो गया क्या? बावड़ियों की तरफ दौड़ते थे, 2-2 किलोमीटर जाकर के एक घेला पानी लाते थे तो गर्मी गुजरती थी, वो भी हमने देखा। लेकिन हक को बचाने के लिए जब चुनाव का समय आए तो ध्यान रखो कि आपको किस चीज पर ध्यान रखना है। ये बंदला
क्या ये सच्चाई नहीं है कि बंगला में रिश्ता नहीं देते थे लोग, पोखर का पानी पीते थे? आज वहां 60 लाख लीटर प्रतिदिन बंगला में पानी आता है। इस बात को हमको समझना। कोल डैम, कड़ाई डैम उसको बोलते थे, 40 साल से कोल डैम का काम नहीं चला। अटल जी आए तो उन्होंने चलाया और उसके बाद उसका काम शुरू हुआ। मैं अभी आपके सामने बता रहा था कि 2017 तक हमको कोल डैम नहीं, हमको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला। बाद में मैं मंत्री बना, प्रेम कुमार धूमल जी की, जयराम जी की सरकार आई और ऊपर मोदी जी की सरकार आई, तो फिर से दिल्ली में बैठ के MOU दिया गया और फिर पैसे दिए गए और फिर 1.5-2 सालों के अंदर ये बंगला का ताज बनकर के खड़ा हुआ। आज हाइड्रो इंजीनियरिंग। आज ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आज वो बिलासपुर को हिमाचल के नक्शे पर ही नहीं, पंजाब जम्मू तक का नक्शे पर स्वास्थ्य की दृष्टि से खड़ा कर रहा है। अब PGI नहीं जाना पड़ेगा, अब हमारा इलाज यहीं पर होगा, उत्तम इलाज होगा। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ये मुद्दे हैं, ये मंदिर, ये डूबे हुए मंदिर, कोई नहीं पूछा। आज इनको निकाला जा रहा है, निकाल करके इसको सजाया जाएगा, सतलज पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, सतलज पर इसको सजा करके टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। 1400 करोड़ रुपीस खर्च होंगे, 1400 करोड़ रुपए, और इसमें से आमदनी होगी, आमदनी के लिए टूरिज्म स्पॉट बनेगा। इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाएंगे। मैं 2 दिनों के अंदर ये भजवानी पुल का 103 करोड़ रुपए का सैंक्शन लेकर के आया। ये है सरकार, एक 2 दिनों के अंदर सैंक्शन है। ये लक्ष्मी और सत्ता और ये दुर्गा ऐसे नहीं टिकाने वाले में भी दम चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 12 तारीख के दम को समझिए। मैं आपके वोट की बात नहीं कर रहा हूं, आपका वोट तो आएगा ही। धूप में बैठ के आप मुझे सुन रहे हैं, आप पार्टी को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति न रह जाए जो कमल पर मोहर न लगाए, इस यज्ञ में अपनी आहुति न दे। इस बात को इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गांव के लोगों को समझाइए, सब लोगों को बताइए। और ये हमारी परीक्षा है जिसको हमको समझना पड़ेगा। ये 4 लेन जाकर के उधर खड़े होकर के देखिए, स्विट्जरलैंड की तस्वीर आप फोटो खींच करके लिख दो ब्यूटीफुल स्विट्जरलैंड, कोई नहीं समझेगा कि ये बिलासपुर की तस्वीर है। ऐसी इस तरीके से दिखने वाली तस्वीर। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसा दिखने की परिस्थिति है। 30 मिनट के अंदर आप गड़ा मोड़ा हो गए। कभी सोचा था कि इस तरीके से हम चलेंगे? नॉन स्टॉप एकदम फिसलती हुई गाड़ी जा रही है, इस तरीके की सड़कें बनी है। और ये फरवरी में उन्होंने कहा था कि कर देंगे पूरा टनल, हमने कहा जनवरी तक कर दो और इसको हम उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराएंगे। इस बात को भी हमने कहा। तो हमारा प्रयास है कि हम किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। ये मेडिकल का अपना हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर यहाँ दिया, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर यहाँ पर दिया। आगे विकास के लिए अभी जयराम जी आए थे, लगभग वो 26 करोड़ रुपए के 66 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करके गए। मैं लगभग 150 करोड़ रुपए का, 210 करोड़ का के उद्घाटन, ये आंकड़े भी नहीं याद रखते, 210 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन करके गया हूँ। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि हमको समझना पड़ेगा कि सरकार किस लिए होती है और सरकार के लिए किसको समर्थन देना, किसको समर्थन नहीं देना। ये डिफेंस के लिए आप बताइए, ये अटल टनल महत्वपूर्ण था कि नहीं था? 2003 में अटल जी इसका शिलान्यास, 2002 में अटल जी इसका शिलान्यास करके गए। सोनिया गांधी जी की 10 साल यूपीए की सरकार रही, 1300 मीटर बनी। और जब बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई तो 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर का टनल खोद करके और अटल टनल के नाम से वह विकास की एक नई कहानी लिख दी और लाहौल स्पीति में लद्दाख सीधा जोड़ दिया। मैं चाहूंगा कि आप कभी इसको जाके देखें। इस टनल पे डबल है, ऊपर रोड है, टनल है और नीचे से इमरजेंसी एग्जिट भी है। हर तरीके से उसको मोस्ट मॉडर्न टनल बनाया गया, डिफेंस के पर्पज से बनाया। इतना फर्क, इतनी सारी चीजें हुई हैं। इसलिए मित्रों, यहाँ की भी अगर मैं बात करूं विकास की दृष्टि से, जयराम ठाकुर जी ने 5 साल के अंदर 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई है, 6000 किलोमीटर।
तो छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना। गांव गांव को सड़क से जोड़ा है। यहां अगर कोई सड़क रह गई होगी तो झगड़े के कारण रही होगी, अदरवाइज कोई भी गांव नहीं रहा जहां सड़क नहीं पहुंची है। उसका प्रयास हुआ है, उसको पूरा किया। तो ये सारे विकास की कहानी आपके सामने मैं बता रहा हूं। और अभी इन्होंने एक बात का जिक्र किया, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता पर बैठ जाता है और कानून का भक्षण शुरू हो जाता है, तो याद रखिएगा समाज असुरक्षित हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर नड्डा एमएलए बनता है और नियम कानून को ताक पर रख करके भक्षण करता है, तो जनता असुरक्षित होगी। और अगर नियम कानून को संभाल करके रखता है, उसकी रक्षा करता है, तो जनता सुरक्षित होगी। इस बात को आपको समझना। मैं इससे ज्यादा किसी के प्रति इंगित नहीं करूंगा, लेकिन मैंने वो राज भी देखे हैं, वो भी हमने समय देखा है। कानून की सरेआम धज्जियां उड़ती रही और लोग देखते रहे, लाचार होकर के देखते रहे। पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, धन बनाते रहे। क्या ऐसा राज चाहते हैं आप यहाँ पर? ऐसा चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे खराब हो? क्या चाहते हैं कि आगे की भविष्य की पीढ़ियां नुकसान में पड़े? अगर नहीं चाहते हैं तो 12 तारीख को हक अदा करना पड़ेगा। उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कड़ी धूप हुई है, आपको बैठ करके और वो भी सूरज की तरफ देख करके आपको मुझे देखना पड़ रहा है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी इधर बैठने वालों में से हूं। इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक निवेदन करने आया है। यह हिमाचल के प्रतिष्ठा का सवाल है, ये हिमाचल के विकास का सवाल है, ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। ये मोदी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, जिसको धरती पर उतारा जा रहा है, उसको पूरा करने का समय है। अगर अटल टनल 10 साल के लिए रुक जाती है तो देश का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है। अगर हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 5 साल तक रुक जाता है तो देश का नुकसान होता है। अगर कोल डैम का पानी पूरे 5 साल तक रुक जाता है तो बिलासपुर का नुकसान होता है। इसको हमको समझना होगा और अपने नुकसान से हमको बचना है, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। त्रिलोक जम्वाल जी को आप समर्थन दें। मैं त्रिलोक जी के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन त्रिलोक जी एक बहुत ही कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। कर्मठ, जो काम इनको दिया इन्होंने ईमानदारी से उसको पूरा किया। जो काम और जहां जहां भेजा इन्होंने ईमानदारी से काम किया। और आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं कभी गुटबाजी नहीं करता, मैं कभी पराया अपना नहीं करता हूं। जो उचित होता है वही करता हूं, इसको हमको ध्यान रखना। इसलिए इनको प्रत्याशी के रूप में लाया हूं। कुछ लोग कहते हैं कि देखा नहीं, तो आपने मुझे भी नहीं देखा था, लेकिन आपने मुझे परखा, जांचा। आज आपको मेरे कहने पर इनको आप समर्थन दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे का पूरा सोना निकलेगा, इसको आप समझ लीजिए। 24 कैरेट सोना निकलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इनको आप समर्थन दीजिए। और मैं फिर कहता हूं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी है, और पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। आज मैं वोट आपको न व्यक्ति के लिए मांग रहा हूं, न पार्टी के लिए मांग रहा हूं, मैं प्रदेश के लिए मांग रहा हूं, मैं देश के लिए मांग रहा हूं। और इसीलिए मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सी बातें कह सकता हूं। मेरे से पत्रकारों ने पूछा, ये कांग्रेस पार्टी, इनका हाल देखो, भारत जोड़ो में निकले, पार्टी जोड़नी नहीं, भारत जोड़ो में चले। अच्छी बात है। क्या राहुल गांधी यही राहुल गांधी है ना? जब जेएनयू में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये अफजल कौन था? पार्लियामेंट में अटैक करने का मास्टरमाइंड था। और कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज, भारत का राष्ट्रपति उस समय का प्रणब मुखर्जी, ये कातिल हो गए। और आप जेएनयू में जाकर के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप खड़े हो गए, और वहां नारे क्या लगे? भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
उसके साथ तुम खड़े हो गए और अब भारत जोड़ो यात्रा पर चले हो। ये है तुम्हारी जोड़ने की यात्रा। और ऐसे है तेरे स्वतंत्रता सेनानी, ये है आपकी फौज। इस तरीके के लोग प्रत्याशी बनकर के आएंगे। आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? कोई भी विकास का विषय उठाएंगे उसके पीछे आपको कमल का निशान दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। इसलिए मित्रों, मैं फिर कहूंगा कि लोग जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको जिताइए, लेकिन वोट कमल के फूल पर देश के लिए, प्रदेश के लिए आप दीजिए। यही आपसे मेरा निवेदन है। और सभी गांवों में सबको बताएं, यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।